बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आईनी तरमीम पास हो चुकी है और 15 वारदातें गवर्नमेंट जो है इसके अंदर डाल चुकी है। इससे पहले कि मैं आपको उन 15 वारदातों के बारे में बताऊं जो कि आर्मी एक्ट, जुडिशल कमीशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और सुप्रीम कोर्ट के 8 हम ख्याल जजों के बारे में क्या गेम डाली गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था उनके लिए क्या वारदात डाली गई है, उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर आप देखें कि किस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को रात को नाइट सूट में उठा के इस बिल को पास करवाया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो आसिफ अली जरदारी को होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जहाज से उतरते हुए आसिफ अली जरदारी की टांग फ्रैक्चर हो गई थी, जिसकी वजह से अब चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर हैं। बहरहाल ये बिल तो पास हो गया, लेकिन इसके अंदर कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो मुद्दत मुलाजमत है ये नवंबर 2023 से होगी 5 साल या आज से होगी। तो इस हवाले से भी ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है और एक ट्वीट दिया है। उन्होंने उसके अंदर कोई वाज़िया तौर पे बात नहीं की, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस दिन वो अपॉइंट हुए थे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अपनी ट्वीट के अंदर ये कहा है कि हमने ये एक्सटेंशन किसी अफराद को नहीं इदारे को दी है। इसका भी मैं अभी पोल खोलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आर्मी एक्ट के अंदर 4 बारीक और एक मोटी वारदात डाली गई है वो ये है कि सबसे पहली वारदात तो ये है कि उन्होंने 3 साल से 5 साल की मुद्दत मुलाजमत कर दिया, और ये तीनों एयर चीफ्स के लिए, आर्मी चीफ्स के लिए है, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे वो बहरिया के हैं, चाहे वो बरी फौज के हैं। लेकिन इसके साथ ही इसके अंदर 3 साल की एक्सटेंशन की क्लॉज भी डाल दी गई है कि वजीर आज़म सदर को ये एडवाइस करेंगे और सदर जो है उसके बाद उस 3 साल की एक्सटेंशन दे देंगे। इसके साथ उसके अंदर और एंड ए भी डाल दिया गया है, और अगर आप इस और एंड ए की बारीक वारदात को देखें तो आपको ये सामने नजर आएगा। और फॉर द एक्सप्रेशन 3 occurring twice the expression 505 shall be constituted, and after the expression or the expression or shall be constituted, यानी इसके बारे में ये क्यास आराई की जा रही है कि और एंड की वजह से एक एक्सटेंशन एक्स्ट्रा भी मिल सकती है। यानी पहले 5 साल की अपॉइंटमेंट, फिर 3 साल की एक्सटेंशन, और फिर और एंड ए का सहारा लेके एक और एक्सटेंशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी एक्सटेंशन की नौबत नहीं आएगी। अभी जो ये प्लान चल रहा है वो ये है, देखें इसके अंदर एक बारीक वारदात ये भी डाली गई है कि 64 साल की एज को ख़त्म कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 60 साल के आर्मी चीफ को 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत पे आप उनको रखते हैं आर्मी चीफ की, तो वो 65 ईयर के हो जाएंगे। तो फिर जब आप उनको एक्सटेंशन दे रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो लीगल स्टेटस है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि एक 65 साल के बंदे को आर्मी चीफ की एक्सटेंशन दी जाए जबकि उसकी मुद्दत मुलाजमत 64 है। आपको पता है इससे पहले भी बाजवा साहब के लिए भी इस तरह की बारीकियाँ निकाली गई थी, जिसके अंदर ये हुकूमत भी मौजूद थी और इमरान खान की भी हुकूमत भी मौजूद थी। बहरहाल ये अपने अपने वक्ती फ़ायदे के लिए मामलात करते हैं और मुल्क के लिए एक देर पाक क्राइसिस छोड़ जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि अगर आपने मौजूदा आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन नहीं देनी थी, यानी इस 5 साल के बाद भी एक अगली एक्सटेंशन नहीं देनी थी, तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप 64 साल की मुद्दत मुलाजमत को ख़त्म करते? क्योंकि जब आसिम मुनीर साहब जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है जितने भी जो 3 या 4 नाम जो भी आएंगे नए आर्मी चीफ के लिए, उनमें से कोई भी 64 साल से बड़ा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब मियाँ नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे तो लंदन में उनके पास मौजूद एक इंतहाई अहम रहनमा ने, मेरे साथ वहाँ पे एंकर्स बैठे हुए थे, और वो उनको बता रहे थे कि जनाब ये 5 साल नहीं अगले भी 5 साल हमारे हैं। तो मेरे जहन में उसी वक्त आया कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस तो आए, लेकिन अब ये बारीक वारदात देखने के बाद लग ये रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान ने जनरल फैज़ के साथ मिल के 10 साला मंसूबा बनाया था, कुछ इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर वो नीयत नहीं भी है तो तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल इसी तरीके से देख रही है कि ये अब लंबा प्लान है और 2032 तक जो है मौजूदा सेटअप के साथ
चलने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जनाब हमें तो ये नहीं पता कि ये मुद्दत मुलाजमत के अंदर कमी हुई है या इजाफा हुआ है, इजाफा नहीं बल्कि कमी हुई है। अब उन्होंने जो लॉजिक दिया, उन्होंने ये लॉजिक दिया कि जनाब यहाँ पे 6 साल के लिए एक आर्मी चीफ, 6 साल के लिए दूसरा आर्मी चीफ, 11 साल के लिए एक आर्मी चीफ। तो मैंने उस हिसाब से ये एक पूरा एक हिसाब किताब निकाला है कि किस तरीके से गुज़िश्ता 25 साल आप ले लें कि जब 98 में या 99 में जब मुशर्रफ को लाया गया था, नवाज शरीफ ने उनको बनाया था और फिर उनको एक्सटेंशन भी दी थी, तो वो जब आए थे और आज 2024 हो गया है। टोटल आर्मी चीफ्स अगर देखे जाएं तो पहले जनरल मुशर्रफ आए, फिर कियानी आए, फिर राहिल शरीफ आए और फिर जनरल बाजवा आए। आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, एक शुजात साहब, चौधरी शुजात, दूसरे शौकत अजीज़ और तीसरे जमाली साहब। इसके बाद कियानी साहब जब आए तो उनके दौर में पहले फिर गिलानी साहब, फिर उसके बाद परवेज़ अशरफ साहब और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब के बाद जब राहिल शरीफ जो है आए तो नवाज शरीफ ने राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने वज़ीर आज़म क्या भुगताने थे, नवाज शरीफ ने उनको भुगता दिया और एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जनरल बाजवा साहब आए तो उन्होंने नवाज शरीफ को भुगताया, फिर इमरान खान को भुगताया, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को भुगताया और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को भुगताया। तो इस तरीके से जो हिसाब लग रहा है कि पिछले 25 सालों के अंदर अगर हम देखें तो 11 वज़ीर आज़म और 5 आर्मी चीफ यानी 6 वज़ीर आज़म जो हैं वो एक्स्ट्रा आए थे। अब पता नहीं ये सोच इसी के बराबर है कि आप 5 साल के लिए दे के उसके बाद 5 साल आप अपने भी पीएम के भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे 2029 के, तो उससे 6 माह पहले जो है मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की बात बाहर निकलती है या नहीं निकलती। अभी ये क्या से रही की जा रही थी कि शायद मार्च के महीने में एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे गेम इतनी तेज चली है कि एक्सटेंशन पहले ही हो चुकी है। बहरहाल तो और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा गुज़िश्ता 23 साल के अंदर 3 वज़ीर आज़म यानी कि कैनी साहब ने 6 साल गुजारे, बाजवा साहब ने 6 साल गुजारे और मुशर्रफ साहब ने भी अच्छे भले साल गुजारे। तो अगर ये देखा जाए तो तकरीबन 20 साल के करीब तो सिर्फ 3 आर्मी चीफ्स ने गुजारे हैं कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2023 से नवंबर 2028 तक 5 साल के लिए आर्मी चीफ इस मुल्क के बन चुके हैं। लेकिन अगर इनको उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है, फरवरी में इलेक्शन हुए थे, मार्च अप्रैल के अंदर ये आए थे, तो इसका मतलब ये है कि 2024 मार्च अप्रैल को अगर आप 5 साल ऐड करें तो 2029 बनते हैं। तो बात वही हो गई कि नवंबर के अंदर जो है वो नए आर्मी चीफ के आने की बातें हो रही होंगी और उसके 6 माह के बाद इलेक्शन होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैफियत यही होगी या इससे मुख्तलिफ होगी। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम का जो स्टेमिना है वो 3 साल से ज़्यादा है नहीं। वो वज़ीर आज़म को नहीं बर्दाश्त करते। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इदारा है, लेकिन जब वो इदारा सियासत के अंदर मुदाखलत करेगा और वो सामने नज़र आएगा और पोलराइजेशन हो जाएगी, और अगर वो मुदाखलत नहीं भी कर रहा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो इस वक्त पब्लिक परसेप्शन है वो बहुत ही खौफनाक है। अच्छा, ये वारदात तो डल गई आर्मी एक्ट के मामले में। अब इसके बाद जो अगली वारदात डली है वो है जुडिशल कमीशन के ऊपर। अब ये देखना है कि जुडिशल कमीशन का इजलास है और जुडिशल कमीशन में 13 लोग हैं। इन 13 लोगों में से 7 लोग जो जिस तरफ हाथ रखेंगे वहाँ पे काम हो जाएगा। अब जो जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उसके अंदर एक है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद जो है आईनी अदालत के सरबराह और 3 सीनियर तरीन जजेस, यानी कि ये 5 लोग तो सिर्फ अदालत से आएंगे, लेकिन उससे पहले आईनी अदालत के सरबराह को चुना जाएगा। अब वो देखते हैं कि 12 में से कितने जजेस उसको चुनते हैं, यानी कि मेंबर्स में से कितने चुनते हैं। अभी तश्कील देख लेंगे, 5 तो हो गए जजेस, उसके बाद एक हो गए लॉ मिनिस्टर हुकूमत के, उसके बाद हो गए एक अटार्नी जनरल हुकूमत के, उसके बाद एक हो गए पाकिस्तान बार के, अभी फिलहाल वो हुकूमत के हमायत याफ्ता हैं तो समझ लें वो भी हुकूमत के। उसके बाद 2 हुकूमत ने खुद अपना, एक बिलावल भुट्टो जरदारी और एक इरफान सदीकी को दिया, तो जाहिर सी बात है वो 2 लोग हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मामला पहुंच गया 5 के ऊपर, यानी कि इस वक्त 12 में से 5 लोग जो हैं, आईनी अदालत का तो सरबराह चुनना है और वाइनी अदालत का सरबराह इसी अक्सरियत के ऊपर चुनना है। तो अब यहाँ पे 2 ये हो गए और एक अकलियत का जो स्पीकर ने मेंबर दिया है वो भी 7 हो गया। तो 6 लोगों को तो ये अपने घर से लेके चल रहे हैं। अब जो बकाया 4 या 5 जजेस होंगे उनमें से एक, जाहिर सी बात है, जस्टिस अमीनुद्दीन तो होंगे ना।
तो वो जब होंगे तो फिर आईनी अदालत का जो सरबराह है वो आपके सामने आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो आने वाला है, क्योंकि आज इजलास है इसका। तो यहाँ पे ये गेम चल गई है कि जनाब जुडिशल कमीशन इनके कंट्रोल में है, जुडिशल कमीशन को ये अपने हिसाब किताब से चलाएंगे। एक तरफ से वहाँ पे काबू है, एक तरफ से यहाँ पे काबू है। अब इसके बाद अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर जो है आपको पता है बड़ा इसके अंदर गेमें खेली गई और उसके अंदर भी 5 वारदातें डल चुकी हैं। वो वारदातें मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये अताब बंदियाल साहब के बारे में इन्होंने कहा कि जनाब ये तो खुल के खेल रहे हैं, 184 का ये 100 मोटर नोटिस और फलान ढिमका बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कर भी रहे थे, इस बात में कोई शक नहीं है। हमें थोड़ी सी बातों को तस्लीम भी करना चाहिए। फिर एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट लाया गया जिसके अंदर 2 सीनियर 3 जजेस और एक चीफ जस्टिस को रखा गया। अब वहाँ पे जो है काजी फाइज ईसा आ गए। काजी फाइज ईसा जैसे ही आते हैं तो उसके बाद आप जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का खेल बन जाता है। अब वहाँ पे जो दो की अक्सरियत चाहिए होती है, तो वो दोनों जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को या जजेस कमेटी को चला रहे थे और एक तरह से वो मफलूज होकर बैठे हुए थे जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो फिर एक आर्डिनेंस लाया गया और जिस दिन आर्डिनेंस आया उसी दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन को तैनात कर दिया, उस जजेस कमेटी का हिस्सा बना लिया। अब जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद हमने देखा कि फिर मामला ख़राब हो गए और सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन जब चीफ जस्टिस को के ऊपर इनको शक हुआ तो इन्होंने कहा कि हमने अब एक और मजीद वारदात डालनी है, और वो ये वारदात है कि जनाब जो अब बिल पास करवाया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो तरमीम की गई है उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर का पत्ता काट दिया गया है। बेसिकली जोड़ी जस्टिस मुनीब की और जस्टिस मंसूर अली शाह की तोड़ दी गई है, और ये जोड़ी तोड़ने का जो सब्स्टिट्यूट लाया गया है। अब जाहिर सी बात है आईनी अदालत के सरबरा जो है वो इस जजेस कमेटी का हिस्सा होंगे, यानी तीसरे लोग वो होंगे। एक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, दूसरे जस्टिस मंसूर और तीसरा जो है वो जो आईनी अदालत के सरबरा होंगे। आईनी अदालत की बेंच मेकिंग के हवाले से जो मैंने कानून साजी पढ़ी थी पास होने के बाद, उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी सीनियर तरीन जज जो कि सरबराह होगा उस बेंच का, उससे जूनियर ही होंगे, उससे सीनियर उसके अंदर बेंच के अंदर नहीं आ सकेगा। यहाँ पे ये सूरत हाल बन रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो मुझे आईनी अदालत के सरबराह नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन, अदालत, हर चीज़ इनके हाथ में है, जजेस की तैनाती इनके हाथ में है। उससे पीछे हमने ये देखा है कि जो पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी है उसने वैसे ही जजेस को तैनात करना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से वारदात डाल के यहाँ पे जुडिशल कमीशन में भी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी और आर्मी एक्ट के अंदर भी हिसाब किताब लगा दिया गया है। अब यहाँ पे ये सूरत हाल थी कि 17 जजेस थे, 17 में से 8 जजेस वाज़िया तौर पे मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपना फैसला दे चुके हैं इंतहाई प्रेशर के बावजूद। तो अब इसको मैनेज करना था कि किस तरीके से अब 5 जजेस तो आईनी अदालत में चले जाएंगे तो बकाया पीछे बचेगा क्या। तो उसके लिए अब 34 जजेस की जगह रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप 34 जजेस होंगे। अब बात यह है कि ये जजेस जो हैं ये कहाँ से आएंगे? ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से तो नहीं आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट के अंदर एक और बरीक वारदात डाल दी गई है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बहुत ज़्यादा रजिस्ट कर रहे थे और उन्होंने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। एक इतला के मुताबिक शायद वो कुछ दिन पहले जस्टिस याहिया आफरीदी को भी मिले हैं और उनको अपने सारे मामला से आगाह किया है। अब क्या होगा कि अब ये जो 34 जजेस हैं इनमें अगर 17 जजेस या 8 जजेस भी फौरी तौर पे पूरे करने हुए तो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाएंगे, कुछ पेशावर हाई कोर्ट से जाएंगे, कुछ सिंध हाई कोर्ट से जाएंगे, कुछ लाहौर हाई कोर्ट से जाएंगे। तो अब ख्याल ये है कि 6 में से 3 रिटायर हो जाएंगे और 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और ये सरदर्द भी खत्म हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आधी वारदात कल रात को डाल दी गई है और आधी वारदात अब से कुछ देर के बाद डलने वाली है। और हमें एक इत्तला मिली है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जुमेरात के रोज़ जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है और उन्होंने कमेटी का इजलास बुलाया, उसके अंदर जस्टिस याहिया आफरीदी नहीं आ सके। तो जिसकी वजह से उन दोनों ने खुद ही कमेटी का इजलास भी बुला लिया और जजेस कमेटी के इजलास के अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं उनकी समाअत लगाई जाए, जो कि रजिस्ट्रार ने इसके बारे में जो है नोटिफाई नहीं किया और ये उन्होंने 4 नवंबर को बुलाया था। तो अब देखा ये जा रहा है कि शायद जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह
इन चीफ जस्टिस के साथ भी कोई इतना अच्छा रवैया करने वाले नहीं है। और इस हवाले से और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वारदात डल चुकी है और बेबस नज़र आ रहे हैं मुखालफिन। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा था कि जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी और जनरल फैज़ का डंडा चल रहा था और बाजवा साहब जो है सुकून से आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उस वक्त भी ये बेबसी का आलम मेरी नज़रों के सामने है। लेकिन फिर यकायक किस तरीके से हालात बदल गए वो सब भी हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप तरीके से आप हुकूमत करें, लेकिन जब आप लालच करके तमाम चीज़ों को और लंबी लंबी प्लानिंगें करना शुरू कर देते हैं, इतनी लंबी प्लानिंग तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।